पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? गुणसूत्रों की संख्या हम लोग देख लिए थे, है ना? गुणसूत्रों की संख्या देख लिए थे। तो आज जो है हम लोगों को देखना है कुछ और जीवों के नाम, और वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना? जैसे उस टॉपिक को हम लोग कह सकते हैं जीवों में लैंगिकता, ठीक है ना? टॉपिक का नाम हम लोग ले सकते हैं, क्या चीज बताएं? जीवों में लैंगिकता हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना? तो जीवों में लैंगिकता जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखें, हेडिंग हो जाएगा क्या चीज बताएं? जीवों में लैंगिकता, ठीक है ना? जीवों में क्या चीज? लैंगिकता। ये हम लोगों को देखना है किसके बाद? युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कल हम लोग पढ़े थे, और फिर जो है जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं, याद है? आलू में कितने गुणसूत्र? 12 होगा, 48 होगा। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होगा, ठीक है ना? और 12 किस में होगा ये भी बताना दो जरा। घरेलू मक्खी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, घरेलू मक्खी। और फल मक्खी में कितना? 8। फल मक्खी में कितना? 8 हो जाएगा, ठीक है? तो चले देखें हम लोग जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना? देखिए, बहुत सारे जीव हैं इस धरती पर, लेकिन सभी का नेचर, सबकी बनावट वो भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से। सबका बनावट जो है ना वो एकदम अलग अलग प्रकार से है। तो जीवों को बनावट के आधार पे जो है ना हम लोग अलग अलग भागों में बांटे हैं, अलग अलग भाग में अलग अलग रूप से हम लोग बांटे हैं। किनको? जीवों को। किसके आधार पर? लैंगिकता के आधार पर। जैसे कुछ जीव होते हैं ना जो एक लिंगी होते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। तो एक लिंगी जीव किसे कहते हैं हम लोग? एक लिंगी जीव किसे कहते हैं? जिनमें एक शरीर पे कितने लैंगिक अंग उपस्थित हों? एक शरीर पे मात्र एक लैंगिक अंग उपस्थित हो, उन जीवों को हम लोग क्या कहेंगे? एक लिंगी जीव। क्या कहेंगे उनको? एक लिंगी जीव। लेकिन जिनके एक ही शरीर पे दो लैंगिक अंग उपस्थित हो, दोनों लैंगिक अंग उपस्थित हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? द्विलिंगी जीव। क्या कहेंगे उनको? द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव। द्विलिंगी या फिर क्या कहेंगे? उभयलिंगी जीव कहेंगे। तो ये होती है जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता के आधार पर हम लोग जीवों को बांट रखे हैं। बताएं कितने भाग में? 2 भाग में। जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना? तो दोनों भाग कौन कौन होते हैं इसको हमें देखना है। दोनों भाग कौन कौन होते हैं ये देखना है। सबसे पहले होते हैं कौन से जीव बताएं? एक लिंगी जीव। कौन से होते हैं? एक लिंगी जीव। और दूसरे कौन होते हैं बताएं? द्विलिंगी जीव। लैंगिकता के आधार पर हम लोग जीवों को बांटे हैं कितने भाग में? 2 भाग में। एक लिंगी जीव और दूसरा कौन? द्विलिंगी, या फिर इनको हम लोग क्या कहेंगे? उभयलिंगी जीव कहेंगे। तो थोड़े से उदाहरण हम लोग देखेंगे पौधों में, और थोड़े से उदाहरण हम लोग देखेंगे जंतुओं में, ठीक है? पौधों में कौन कौन एक लिंगी होता है और जंतुओं में कौन कौन एक लिंगी होता है, दोनों का उदाहरण हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो पौधों में एक लिंगी पौधों का उदाहरण कौन कौन है, कौन बताएंगे? मार्केंसिया। चलिए, अच्छा है, मार्केंसिया हो गया। मार्केंसिया के बाद मार्केंसिया हो गया, ठीक है? और कारा इधर आएगा, समझ में आया ना? कारा जो है वो किस में आएगा? द्विलिंगी में। कल हम लोग फोटो देखे थे ना सबका। कारा जो है वो किस में आएगा? द्विलिंगी में आएगा। मार्केंसिया हो गया और क्या हो गया? कारा हो गया, ठीक है ना? मार्केंसिया और कारा ये दोनों किसकी श्रेणी में आएंगे बताएं? मार्केंसिया और कारा जो है ये किसकी श्रेणी में आएंगे? मार्केंसिया आएगा एक लिंगी की श्रेणी में। क्यों एक लिंगी की श्रेणी में आएगा बता दे जरा? क्योंकि उसके एक शरीर पे एक ही लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है ना? एक शरीर पे कितने लैंगिक अंग उपस्थित होंगे? एक ही लैंगिक अंग उपस्थित होंगे। जैसे हम लोग जो है कल देखे हुए थे, इसका उदाहरण जो है देखे थे, और इसका फिगर भी हम लोग देखे थे, याद आ रहा है ना? इसको फिगर के साथ हम लोगों ने देखा था। एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं
और दोनों के नाम भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखें दोनों के नाम जो है हम लोगों को यहाँ पे बताए जाएंगे। युग्म का स्थानांतरण है, ये आज का अगला टॉपिक है, लेकिन युग्म का स्थानांतरण से पहले जरा हम लोग इस फिगर को देखें। ये गुणसूत्रों की संख्या वाला टेबल हो गया था ना कंप्लीट, सब हम लोगों को याद भी है। अब दूसरी बार कब याद करेंगे आप लोग? एग्जाम से पहले, हाँ टेस्ट में बिल्कुल। और तीसरी बार कब याद करेंगे? एग्जाम से पहले, ठीक है ना, बाकी फिर नहीं देखना है। तो यहाँ देखें हम लोग एक बार, ये सबसे पहले कौन सा जीव दिया गया है? केचुआ। ऐसा होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कल हम लोग प्रूफ के साथ देखे थे, इसमें वृषण और क्या होता है? अंडाशय होता है, दोनों एक ही शरीर पे होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विलिंगी या उभयलिंगी दोनों कह सकते हैं। वही हो गया यहाँ पे कॉकरोच। तो कॉकरोच जो है हम लोग देखे थे, नर जो है बड़ा होता है, मादा छोटी होती है ऊपर से देखने में, लेकिन अंदर देखा जाए तो एक में वृषण होगा और दूसरे में जो है क्या होगा? अंडाशय। लेकिन दोनों अलग अलग शरीर पे होंगे। तो दोनों जब अलग अलग शरीर पे हैं तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। तो कॉकरोच किसका उदाहरण है बताएं? एक लिंगी जीव का उदाहरण है। वही हम लोग कारा देखे थे, ये देखे कारा कैसा होता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी दोनों हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उभयलिंगी या फिर क्या चीज? द्विलिंगी दोनों कह सकते हैं। और ये रहा मार्केंसिया। मार्केंसिया को हम लोग क्या कहेंगे बताएं? एक लिंगी या द्विलिंगी? एक लिंगी। सम थैलेसी या विषम थैलेसी? विषम थैलेसी। क्या कहेंगे? विषम थैलेसी। विषम का मतलब ही होता है अलग अलग। तो जिनके भिन्न भिन्न शरीर पे जो है दोनों लैंगिक अंग उपस्थित हो उनको हम लोग विषम थैलेसी कहेंगे। और सम थैलेसी किनको कहेंगे? एक ही थैलस पे दोनों लैंगिक अंग उपस्थित हों उनको क्या कहेंगे? सम थैलेसी। उसी प्रकार ये पुष्प जो है किसका पुष्प था? शकरकंद। किसका पुष्प था बताएं? शकरकंद। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए शकरकंद का पुष्प कैसा होता है, तो हम लोगों को क्या बताना होगा? शकरकंद का पुष्प जो होता है ये द्विलिंगी पुष्प होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ हम लोग देख ले जरा, ये क्या लिखा हुआ है देखें। जीवों में लैंगिकता जो टॉपिक है इसमें हमें यहाँ पे यही समझाया, उभय लिंगाश्रयी या क्या चीज? समथैलेसी, ठीक है ना। उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी, ठीक है। और एक लिंगता को उल्लिखित करने के लिए हम लोग एक लिंगाश्रयी शब्द का या विषम थैलेसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी एक ही बात है, ठीक है ना। उभय लिंगाश्रयी या सम थैलेसी एक ही बात है। और उभय लिंगाश्रयी को हम लोग क्या कहते हैं बताएं? द्विलिंगी। ये देख रहे हैं ना, नाम ध्यान से हम लोग देखेंगे। द्विलिंगी जीवों को हम लोग और क्या कह सकते हैं? उभय लिंगाश्रयी या फिर क्या कह सकते हैं? सम थैलेसी। लेकिन एक लिंगी जीवों को क्या कहेंगे? एक लिंगाश्रयी। क्या कहेंगे? एक लिंगाश्रयी या फिर क्या कहेंगे? विषम थैलेसी कहेंगे, ठीक है ना, विषम थैलेसी कहेंगे। तो हमें जो है उदाहरण और देखने थे, उदाहरण देखने थे कि कौन कौन कैसा है। तो जरा हम लोग यहाँ देखें, ये उभय लिंगाश्रयी पादपों के उदाहरण है। देखें एनसीईआरटी में ना हम लोगों को एग्जाम्पल एकदम टॉप मोस्ट दिया होता है, टॉप मोस्ट क्वालिटी का। और सब कुछ भूल जाए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कभी नहीं भूले, समझ में आया ना। सोए हुए हो फिर भी हमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद होना चाहिए, तब जाके हम लोग एग्जाम पास कर सकते हैं। उभय लिंगाश्रयी पादपों के उदाहरण कौन कौन है बताएं? कुकुरबिट और नारियल, ठीक है। जबकि पपीता और खजूर, पपीता और खजूर क्या है? एक लिंगी। पपीता और क्या है? खजूर। ये दोनों कैसे हैं बताएं? एक लिंगी है। दोनों कैसे हैं? ये एक लिंगी। पपीता और कौन बताएं? पपीता हो गया, और पपीता के बाद जो है कौन हो गया? खजूर हो गया, ठीक है ना। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? एक लिंगी। और वही द्विलिंगी में और कौन कौन हम लोग देखें बताएं? द्विलिंगी में कारा देख लिए हम लोग। कारा के बाद क्या चीज? नारियल। नारियल के बाद क्या चीज दूसरा? हाँ कुकुरबिट। ये कुकुरबिट क्या है बताएं? कुकुरबिट जो है ना ये कोई एक पौधा नहीं है, बल्कि ये पूरे पौधों का समूह है, ठीक है ना। इसमें कई सारे पौधे आते हैं। अभी हम लोग फोटो देखेंगे, पता चलेगा कि सब देखे हैं, खाए हैं, समझ में आया ना। कुकुरबिट जो है एग्जाम्पल बताते हैं।
कुकुरबिट्स में आता है वाटरमेलन, वाटरमेलन लालमी, तरबूज, ठीक है ना, खाए हैं। तो ये किसकी श्रेणी में आता है? उसका फूल कैसा होता है? उसका कुकुरबिट जो है वो कैसा जीव है? उसके पुष्प कैसे होंगे? द्विलिंगी होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग और देखें, करेला, करेला हम लोग खाए ना, करेला भी किसकी श्रेणी में आता है? कुकुरबिट की श्रेणी में आता है। खीरा, खीरा हम लोग खाए हैं ना, किसकी श्रेणी में आएगा? कुकुरबिट की श्रेणी में आएगा। लौकी, लौकी हम लोग खाए हैं ना, वो भी किसकी श्रेणी में आएगा? कुकुरबिट की श्रेणी में आएगा। अब जान गए ना, तो कुकुरबिट्स के फूल कैसे होते हैं बताएं? लाल नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? या फिर उभयलिंगी, ठीक है। तो ये थे पौधों के एग्जाम्पल। किसके उदाहरण थे? पौधों के उदाहरण थे। पौधों में बताएं एक लिंगी कौन होते हैं? मार्केसिया हो गया, पपीता हो गया, खजूर, एक लिंगाश्रयी। और द्विलिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी के उदाहरण कौन कौन? कारा, नारियल, कुकुरबिट, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कारा हो गया, नारियल हो गया, और कौन हो गया? कुकुरबिट हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग उदाहरण देखेंगे किसमें? जंतुओं में। किसमें देखेंगे? जंतुओं में। तो जंतुओं में अभी हमने देखा था कॉकरोच को। बताएं कॉकरोच कैसा होता है? कॉकरोच जो है वो एक लिंगी होता है। और अभी हमने देखा था केचुआ को। केचुआ कॉकरोच हो गया, और केचुआ जो है वो कौन सा हो गया? कॉकरोच हो गया। और केचुआ कौन सा हो गया? द्विलिंगी। केचुआ जो है किस में आएगा? द्विलिंगी जीवों में आएगा। केचुआ जो है किस में आएगा? द्विलिंगी जीवों में आएगा। तो केचुआ हो गया, ठीक है ना। केचुआ के बाद स्पंज हो गए, स्पंज, ठीक है ना। स्पंज खाने वाला नहीं, ये स्पंज जंतु का नाम है, ठीक है ना। स्पंज हो गया। टेप वर्म हो गया, टेप वर्म, ये हमारे पेट में रहता है। टेप वर्म कहाँ रहता है? पेट में रहता है, ठीक है ना। पूरा पेट के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। आंत में जो है जितना जगह है ना भोजन को पास करने के लिए, वो कौन घेर लेता है? टेप वर्म, ठीक है ना। बहुत पहले जो है ना व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप लोग जो चाउमीन खाते हैं नहीं खाएं। क्यों नहीं खाएं? क्योंकि वो पेट में पचता नहीं है। तो उसमें किया क्या गया था ना कि इंटेस्टाइन को फाड़ के, यानी उसका सर्जरी करके, और उसमें से निकाला जा रहा था एक एक करके, इनको निकाला जा रहा था। पता है किनको? टेप वर्म को। लेकिन ये लग रहे थे किसकी तरह? चाउमीन की तरह। समझ में आया ना? वैसे ही होते ही हैं, ठीक है ना, वैसे ही होते हैं। तो उसको वीडियो बना के और गलत तरीके से पोस्ट कर दिया गया था कि आप चाउमीन नहीं खाएं, ये पेट में जाने के बाद पचता नहीं है। हालांकि खाना चाहिए, कम खाना चाहिए हिसाब में। कोई भी चीज ना हमारा बॉडी लिमिट में डिमांड करता है। अगर लिमिट में रखते हैं तो फिर सही है, और लिमिटलेस हो जाएंगे तो फिर बॉडी भी हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटलेस हो जाएगा, ठीक है। टेप वर्म हो गया। और टेप वर्म के बाद हो गया कौन बताएं? जोंक। टेप वर्म के बाद कौन हो गया? जोंक। देखें द्विलिंगी का उदाहरण सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है द्विलिंगी का। एक लिंगी का तो बहुत सारा मिल जाएगा। बाघ बताएं क्या होता है? बाघ एक लिंगी। मनुष्य क्या है? एक लिंगी है। उसी तरह कॉकरोच हो गया, क्या है? एक लिंगी है। तो एक लिंगी का उदाहरण बहुत सारा मिल जाएगा। एक लिंगी का मतलब क्या हुआ? एक शरीर पे एक ही लैंगिक अंग उपस्थित होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक लिंगी कहेंगे। लेकिन द्विलिंगी का उदाहरण ये देख रहे हैं हम लोग, केचुआ, स्पंज, टेपवर्म, जोंक। स्पंज जो है ना ये समुद्र में मिलता है, दिखाई दे ना। स्पंज जो है कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। और टेपवर्म के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, बीमारी फैलाते हैं। और जोंक जो है ये भी क्या करते हैं? ये परजीवी की तरह रहते हैं। कैसे रहते हैं? परजीवी की तरह। परजीवी किसको कहते हैं? जो जीव दूसरे जीवों के शरीर पे रह के वहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहेंगे उनको हम लोग? परजीवी। क्या कहेंगे उनको? हम लोग परजीवी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हो गया हम लोगों का क्या चीज बताएं? एक लिंगी जीव और कौन से? द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीवों में पौधों के भी उदाहरण हमने देखे। पौधों के उदाहरण कौन कौन होंगे बताएं? मार्केसिया, पपीता और खजूर। कारा कौन हो गया? कारा
और कौन, नारियल और कुकुर, ये सभी क्या हो गए, द्विलिंगी जीव हो गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा अलग अलग प्रकार के जीवों को। तो चले और इसके आगे समझते हैं। युग्मक निर्माण ये हम लोगों ने पढ़ा। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण को अब हम लोगों को देखना है जरा। ठीक है ना। लैंगिकता को हम लोग देख लिए ना, जीवों में लैंगिकता जो है वो किस प्रकार से होती है ये हम लोगों ने देखा। ठीक है ना। तो जीवों में लैंगिकता जो है ये दो तरह की होती है। कुछ जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी, और कुछ जीव कैसे होते हैं, द्विलिंगी। ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के जो है जीव होते हैं। ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के जो है क्या हो जाते हैं, जीव हो जाते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी। याद हो गया ना, ये सब एग्जाम्पल याद हो गया ना हम लोगों को। तो एग्जाम्पल के बाद अब हम लोग चल लेते हैं किस पे बताएं, युग्मक स्थानांतरण पे। तो युग्मक स्थानांतरण को हम लोग देखते हैं जरा। युग्मक स्थानांतरण एक बार हम लोग पढ़ेंगे पौधों में, और एक बार पढ़ेंगे किस में, जंतुओं में। एक बार किस में पढ़ेंगे, पौधों में, और दूसरी बार पढ़ेंगे हम लोग जंतुओं में। तो चले हम लोग इसको जो है इरेज करते हैं, ये पिछले वाले बैच का है, शुरू से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। युग्मक स्थानांतरण, टॉपिक का नाम क्या होगा बताएं, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है ना। तो बताएं युग्मक स्थानांतरण हम लोग किसको कहेंगे, युग्मक स्थानांतरण किसको कहेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण जो है ना वो जीवों में अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन उनको पास लाना पड़ता है किसके लिए, निषेचन की प्रक्रिया करवाने के लिए। निषेचन की प्रक्रिया कराने के लिए उनको एक साथ लाना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो युग्मक स्थानांतरण हम लोग अभी किस में देखने चल रहे हैं बताएं, ये किस में देखने चल रहे हैं, पौधों में। किस में देखने को चल रहे हैं, पौधों में। सबसे पहले हम लोग पौधों में देख लेते हैं। ठीक है ना, युग्मक स्थानांतरण। तो आगे हम लोग देखें, युग्मक स्थानांतरण को हम लोग पौधों में परागण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बताएं, परागण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, परागण के नाम से। ठीक है ना। परागण जो है वो किसको कहते हैं ये समझना है। तो देखें सबसे पहले जो है हो गया यहाँ पे परागण। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, एक लाइन हम लोग उसके लिए छोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ना एक बार पुष्प की संरचना देखनी होगी। पुष्प जो है वो कैसा होता है, परागण की क्रिया पुष्पों में होती है, और पुष्प होते कैसे हैं इनको हम लोग देखते हैं जरा। तो देखें पुष्प की संरचना बनानी है तो सभी लोग ध्यान देंगे किस तरह से बनाना है, किस तरह हम लोग पुष्प की संरचना जो है वो बना ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना लिए क्या चीज, नर और मादा अंग, दोनों अंग जो है अलग अलग बना लिए। इसके बारे में एक बार फिर रिपीट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 2 में एक बार फिर रिपीट करना है, लेकिन एक बार पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। तो पुष्प में जो अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है ना, इन सबके नाम हम लोगों को देखने हैं, इन सबके नाम जो है हम लोगों को देखने होते हैं। तो एक बार रफली जो है हम लोग सबका नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, रफली जो है हम लोग सबका नाम एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये हो गए पुष्प के मुख्य भाग। ठीक है, जिसमें ये जो होती है ना इनको हम लोग कहते हैं क्या चीज, दल। ठीक है ना, दल कहेंगे। जो पंखुड़ियां होती है बाहर की तरफ, यही रंग बिरंगी हम लोगों को दिखती हैं, और इनको हम लोग कहते हैं क्या चीज, बाह्य दल। क्या कहेंगे इनको, बाह्य दल। ठीक है ना। देखें अगर एक को कहा जाए ना तो बाह्य दल, और सबको कहेंगे तो कहेंगे बाह्य दल पुंज। पुंज माने क्या होता है, समूह। इसमें भी अगर एक को कह रहे हैं तो दल कहेंगे, और बहुत सारे को कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, दल पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, दल पुंज। उसी तरह से ये देखें, ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं ना इसको कहते हैं पराग कोश। किसका कोश, पराग कोश। और ये जो भाग देख रहे हैं इसको कहेंगे पुतंतु। क्या कहेंगे इसको, पुतंतु कहेंगे। क्या कहेंगे, पुतंतु। जरूरी ये है कि इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं क्या चीज, पुंकेसर। एक साथ इनको क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे हो गया अलग अलग अंग। इन अंगों के भी नाम देखने हैं हम लोगों को। ये देखें ये दोनों अंग, ठीक है ना, ये दोनों अंग क्या कहलाते हैं, इनके नाम हम लोगों को देखने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और सेकेंड वाला जो हम लोग देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, वर्तिका। क्या कहेंगे, वर्तिका। और थर्ड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। नाम याद है ना, अंडाशय। लेकिन इन तीनों को मिला के एक साथ क्या कहा जाता है,
स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? स्त्री केसर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्त्री केसर। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, तीनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? स्त्री केसर, मादा जननांग। और पुंकेसर जो है कौन सा? नर जननांग का जो है मतलब एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करता है। नर जननांग को कौन रिप्रेजेंट करेगा? पुंकेसर। और मादा जननांग को स्त्री केसर। ये अलग अलग भाग हो गए किसके? पुष्प के। तो हम लोग जो है ना परागण की क्रिया किसको कहते हैं? तो देखें, नर युग्मक जो होते हैं ना, नर युग्मकों का निर्माण इसमें होता है। नर युग्मकों का निर्माण किसमें होता है? पराग कोश में। किसमें होगा? तो पराग कोश से ना इसको निकल के जाना पड़ता है। किधर जाना पड़ता है? वर्तिकाग्र पे। पराग कोश से किधर निकल के जाना पड़ता है? वर्तिकाग्र पे। तो यही चीज जो है ना परागण कहलाता है। पूछा जाएगा कि बताइए परागण किसको कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे पराग कणों का। किनका? पराग कणों का। ठीक है ना? पराग कणों का कहाँ से निकलकर? पराग कोश से। ठीक है ना? पराग कोश से कहाँ पे बताएं? पराग कोश से वर्तिकाग्र। ठीक है ना? पराग कोश से किस पे? वर्तिकाग्र। ठीक है ना? वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। वर्तिकाग्र तक क्या चीज? स्थानांतरण। ठीक है ना? क्या कहलाता है बताएं? परागण कहलाता है। परागण किसको कहेंगे? पराग गणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इसी को हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? युग्मक स्थानांतरण। क्या कहेंगे इसको? युग्मक स्थानांतरण कहेंगे। युग्मक स्थानांतरण की क्रिया दो प्रकार से होती है। युग्मक स्थानांतरण की क्रिया कितने प्रकार से होती है? दो तरह से। या तो ये अपने आप हो सकती है या फिर इसमें कोई ना कोई कारक शामिल होते हैं, कोई ना कोई कारक इन्वॉल्व होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर ये क्रिया अपने आप हो रही है तो हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं उसको? स्वपरागण। क्या कहा जाता है? स्वपरागण। अगर ये क्रिया किसी न किसी माध्यम से हो रही है तो उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? परपरागण। क्या कहेंगे उसको? परपरागण कहेंगे। तो स्वपरागण कैसे होता है, परपरागण कैसे होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये पुष्प बताएं कैसा है? द्विलिंगी या एकलिंगी? द्विलिंगी है ना? कैसे पहचान रहे हैं? इसमें पुंकेसर भी है और इसमें स्त्री केसर भी है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन किसी पुष्प में, जैसे पपीता हमने देखा, पपीते में क्या होता है ना कि एक पौधे में दो तरह के पुष्प आते हैं। एक पौधे में कितने तरह के पुष्प आते हैं? दो तरह के। कुछ पुष्प जो होते हैं ना वो होते हैं पुंकेसरी। कैसे होते हैं बताएं? पुंकेसरी। और कुछ पुष्प होते हैं जो होते हैं स्त्री केसरी। कैसे होते हैं? स्त्री केसरी। जितने एक लिंगी पादप होते हैं ना सब में दो तरह का फूल आता है। सब में कितने तरह का फूल आएगा? दो तरह का। कौन कौन सा? पुंकेसरी और स्त्री केसरी। द्विलिंगी तो ठीक है, लेकिन एक लिंगी जितने भी पुष्प होते हैं, एक लिंगी जितने भी पौधे होते हैं, उन पौधों में कितने प्रकार के पुष्प आते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पुंकेसरी और स्त्री केसरी। जिस पुष्प में सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर होंगे उसको क्या कहेंगे? उसको पुंकेसरी कहेंगे। और जिस पुष्प में सिर्फ और सिर्फ स्त्री केसर होंगे उसको क्या कहेंगे? स्त्री केसरी कहेंगे। समझ में आया ना? तो इन दोनों को भी हम लोग याद रखेंगे, स्त्री केसरी और पुंकेसरी। ठीक है ना? इनका इंग्लिश याद रखना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश ही पूछा था। ठीक है ना? एग्जाम में इंग्लिश ही पूछा था। पुंकेसरी को हम लोग कहते हैं एस्टैमिनेट। क्या कहेंगे इसको? एस्टैमिनेट। ठीक है ना? एस्टैमिनेट कह लेंगे। और स्त्री केसरी को हम लोग कह लेंगे पिस्टिलेट। क्या कहेंगे? पिस्टिलेट कहेंगे। ठीक है ना? स्त्री केसरी को पिस्टिलेट और पुंकेसरी को क्या कहेंगे? एस्टैमिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्टैमिनेट। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती है किसकी किसकी बताएं? परागण की। परागण की प्रक्रिया जो है पुष्पों में कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। तो चलते हैं हम लोग दोनों को पढ़ने। ठीक है ना? उन दोनों को पढ़ लेते हैं हम लोग। तो दोनों को जो है पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को पौधों के प्रकार देखने होंगे और पौधों के प्रकार के बाद जो है हम लोग इसको देखेंगे। तो देखें अभी जो है हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या चीज? परागण के प्रकार। परागण के क्या चीज बताएं?
प्रकार। परागण कितने प्रकार से होता है बताएं? परागण होगा 2 प्रकार से। परागण कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से होगा। परागण कितने प्रकार से होगा? पहला हो जाएगा स्वपरागण। पहला क्या होगा? स्वपरागण, ठीक है ना, स्वपरागण हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा बताएं? पर परागण होगा। दूसरा क्या होगा? पर परागण होगा, ठीक है ना। तो स्वपरागण किसको कहेंगे, पर परागण किसको कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे अपने आप जिसमें परागण की क्रिया हो रही है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्वपरागण। और जिसमें परागण की क्रिया किसी न किसी माध्यम के द्वारा, किसी न किसी कारक के द्वारा हो रही है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? पर परागण कहेंगे, ठीक है ना। स्वपरागण किसको कहेंगे? जो अपने आप हो रहा है। अधिकतर द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं ना, उनमें स्वपरागण ही होता है। द्विलिंगी पुष्पों में क्या होगा? स्वपरागण। और जितने एक लिंगी पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है? पर परागण होता है। क्या होगा उनमें? पर परागण। तो ये क्रिया, इसका नाम अंग्रेजी में हम लोग क्या रखते हैं बताएं? बहुत बढ़िया, सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे इसको? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। एक सेल्फ पॉलिनेशन हो गया और एक और कौन हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में किसी माध्यम की जरूरत होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता, यही लिखेंगे हम लोग, किसी माध्यम की क्या चीज बताएं? आवश्यकता, ठीक है ना। आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, ठीक है ना। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और उसमें क्या होगा बताएं? इसमें क्या होगा? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। एक और चीज हम लोगों को देखना होगा, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। माध्यम की आवश्यकता होती है, समझ में आया ना। एक और चीज हम लोगों को देखना होगा। एक और चीज क्या है कि पर परागण जो है वो कितने माध्यमों से होता है। ये स्वपरागण तो ठीक है भाई, इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ये द्विलिंगी पुष्पों में आराम से हो जाता है, द्विलिंगी पुष्पों में आराम से हो जाता है। लेकिन पर परागण की जो क्रिया है ना, इसमें अलग अलग प्रकार के किनकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है। और उन माध्यमों को बांटा गया है 2 भाग में। कितने भाग में बांटा गया है बताएं? 2 भाग में। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन बताएं? कौन कौन? 2 भाग कौन कौन? देखें, एक होता है अजैव कारक। कौन होगा बताएं? अजैव कारक। इन माध्यमों को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? अजैव कारक। और दूसरा होता है कौन सा? जैव कारक। समझ पा रहे होंगे जैव कारक किसको कहेंगे, अजैव कारक किसको कहेंगे? बताएं, जैव कारक किस, अजैव कारक किसको कहेंगे? जो निर्जीव है, ठीक है ना। निर्जीव माध्यम से जो परागण की क्रिया हो रही है, तो वो आ जाएंगे इस श्रेणी में। जैसे में हो जाएगा कौन बताएं? जैसे में पहले नंबर पे हो गया वायु। वायु द्वारा परागण। तो वायु द्वारा परागण का नाम हम लोग लेते हैं एनीमोफिली। क्या कहेंगे इसको? एनीमोफिली। क्या कहेंगे? एनीमोफिली। एक और होता है जल। ये दोनों कैसे माध्यम है बताएं? अजैव कारक है। कैसे माध्यम है ये? अजैव कारक। जल द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या बताएंगे हम लोग? हाँ, इसको कहेंगे हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। हाइड्रो शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? जल के लिए। हाइड्रो शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाता है? जल के लिए। तो वायु द्वारा परागण को क्या कहेंगे? जल द्वारा परागण को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली कहेंगे। अब आते हैं हम लोग किस में? जैव कारकों में बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हो जाएगा, चले हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? चींटी से। चींटी द्वारा परागण, ठीक है ना। सबसे पहले जो है हम लोग किसके द्वारा परागण करते हैं? चींटी द्वारा। चींटी द्वारा परागण को हम लोग कहते हैं मर्मिकोफिली। क्या कहेंगे? मर्मिकोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वेश्चन पूछेगा
कि मर्मिकोफिली निम्नलिखित के द्वारा परागण की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन दे देगा चींटी, मधुमक्खी, मक्खी, वायु। किसको टिक करेंगे? चींटी परागण। ठीक है ना। चींटियों द्वारा परागण की क्रिया क्या कहलाती है? मर्मिकोफिली। इसको अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से। और देखें, इसके बाद आता है हम लोगों का घोंघा। ठीक है ना। घोंघा किसको कहते हैं? बताएं, घोंघा किसको कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। मेलेकोफिली। क्या कहेंगे इसको हम लोग? मेलेकोफिली कहेंगे। एक और देखें, एक और आ जाएगा चमगादड़। क्या आएगा बताएं? चमगादड़। तो चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? चमगादड़ किसको कहते हैं? जो उल्टा लटकते हैं। हाँ, जो उल्टा लटकते हैं। ठीक है। चमगादड़ जो है, इसके द्वारा परागण की क्रिया को हम लोग कहते हैं कीरेप्टेरोफिली। क्या कहेंगे इसको? कीरेप्टेरोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? कीरेप्टेरोफिली। ये सब नाम पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित मतलब जीवों में से परागण की क्रिया जो है किनको क्या कहते हैं हम लोग? तो कीरेप्टेरोफिली किनको परागण को कहते हैं? चमगादड़ों द्वारा होने वाले परागण को कीरेप्टेरोफिली। और घोंघा परागण किनको कहते हैं? मेलेकोफिली। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं, देखें हम लोग जंतु परागण। जंतु द्वारा परागण। तो जंतु द्वारा परागण की क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या चीज? बताएं। जंतु द्वारा परागण की क्रिया को हम लोग कहते हैं जूफिली। क्या कहेंगे इसको? जूफिली। इसके बाद होता है कीटों द्वारा परागण की क्रिया। किनके द्वारा? कीट परागण। तो कीट परागण को हम लोग कहते हैं एंटीमोफिली। क्या कहते हैं? एंटीमोफिली। हम लोग जानते हैं क्या जीव विज्ञान की जननी किसे कहते हैं? जननी मतलब क्या होता है? माता। जीव विज्ञान के पिता तो जानते हैं, जनक। कौन है? अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान की माता? अरस्तु की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मारिया सिविला मेरियान। ठीक है ना। क्या नाम था उनका? मारिया सिविला मेरियान। ये पहली वो औरत थी जिन्होंने कीटों का अध्ययन किया था, कीटों के बारे में जो है पढ़ा था, उन पे रिसर्च किया था। तो वो एक एंटीमोलॉजिस्ट थी और उसी के चलते उनको हम लोग जीव विज्ञान की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की जननी कहते हैं। ठीक है। तो चींटी परागण हो गया, घोंघा परागण हो गया, चमगादड़ परागण हो गया, जंतु परागण हो गया, कीट परागण हो गया। कौन छूट रहा है बताएं? पक्षी परागण। बताएं, पक्षी परागण को हम लोग क्या कहते हैं? पक्षी परागण को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं इसको? ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। पक्षी परागण को क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। देखें ये सब कैसे होती है क्रिया। जैसे अजैव कारक। अजैव कारकों से हम लोग शुरू करते हैं। पुष्प जो है वो चाहे जैसे भी हो, एक लिंगी पुष्प हो या फिर द्विलिंगी पुष्प हो, परागण की क्रिया हम लोग कहते हैं परागकणों का पराग कोश से निकलकर और वर्तिकाग्र तक जाना, उसी जाति के पुष्प के। ठीक है ना। तो देखें, जैसे वायु परागण की क्रिया अगर हम लोग समझते हैं, मक्का का पौधा हम लोग जानते हैं। मक्का का पौधा जानते हैं ना? मक्के में फूल होता है? बिल्कुल होता है। मक्के का फूल होता है और उसमें हम लोगों ने देखा है मक्के के फूल में जो है क्या होता है बताएं? मक्के के फूल में वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब परागकण बन जाते हैं तो परागकणों के बन जाने के बाद परागकोश फटता है और परागकोश के फटने के बाद जो है क्या होता है? परागकण सारे उड़ने लगते हैं। किसमें? हवा में, वायु के द्वारा। अब वायु ही उनको उड़ा के ले जाता है, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर बिठाता है। समझ में आया ना? तो परागण की क्रिया संभव हो पाती है। ठीक है। जल द्वारा ही परागण को अगर हम लोग देखें तो वेलिसनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, जोस्टेरा हो गया, नाइजस हो गया। समझ में आया ना? ये सभी पौधों में किसके द्वारा परागण होता है? जल द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा परागण होगा? जल द्वारा। कौन कौन पौधे? हाइड्रिला, जोस्टेरा, नाइजस। ठीक है ना। ये सभी पौधे जो है, वेलिसनेरिया हो गया एक और। तो इन सब में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? ये सभी अपने अपने परागकण छोड़ देते हैं। किस में छोड़ देते हैं? जल।
जल की धारा जो है एक जगह से दूसरे जगह जब बहती है तो ये परागकणों को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह और उसके बाद परागण की क्रिया होती है। चींटी ही देखे, चींटियां जो है पुष्प में दिखती हैं कि नहीं, फूल में दिखती हैं कि नहीं, फूल में जाती हैं, तो फूल में चींटियां क्या करने जाती हैं, रस खाने के लिए, समझ में आया ना। तो रस खाने के लिए जब वो जाती है ना, और उस समय उस पुष्प का अगर परागकोश परिपक्व हो गया होता है तो परागकोश जो है फटता है और परागकण चिपक जाते हैं किसके शरीर पे, चींटी के शरीर पे। चींटी का पेट नहीं भरा है, उसको और रस खाना है, तो वो दूसरे पौधे पे अब जाएगी, समझ में आया ना, दूसरे पुष्प पे जाएगी और दूसरे पुष्प पे जाके जो है वहां रस खाएगी। और उसी क्रम में क्या होता है कि जो परागकण उसके शरीर पे चिपके हैं वो छूट जाते हैं और छूट के गिर जाते हैं किस पे, उस पौधे के वर्तिकाग्र पे। बस हो गई परागण की क्रिया। लेकिन एक चीज देख रहे हैं, यहाँ 100% गारंटी नहीं है कि परागण हो ही जाएगा। ऐसा होता है लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा, समझ में आया ना। जरूरी नहीं है कि चींटी के शरीर पे परागकण चिपकेगा। चींटी के शरीर पे परागकण चिपक गया और चींटी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जा रही है, तब तक उसको खा गया कोई दूसरा जीव, समझ में आ रहा है ना। तो क्या होगा, चींटी ही गायब, परागकण भी गायब। तो जरूरी नहीं होता है कि परागण की क्रिया हो ही जाएगी, या ये भी तो संभव है कि परागकण उसके शरीर पर से छूट के गिर गया, समझ में आ रहा है ना। तो पर परागण जो है ये बाई चांस होता है, बाई चांस। इसीलिए इन पौधों को जिनमें पर परागण होता है ज्यादा संख्या में परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ज्यादा संख्या में परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है। हर तरह से इनकी ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में लगती है, हर तरह से इनकी ऊर्जा अधिक मात्रा में लगती है। पता है क्यों, इनको एक तो पहला दिक्कत हम बता दिए कि परागकणों को ज्यादा संख्या में बनाना पड़ता है। ज्यादा संख्या में परागकण बनाना है तो इनकी ऊर्जा अधिक लगेगी या नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। लेकिन क्या होता है कि इनमें रंग भी उत्पन्न करना पड़ता है। जैसे ये सब क्या देख के जाते हैं, इन पे ये सब क्या देख के पौधों पे जाते हैं, पुष्प पे जाते हैं, रंग को देख के, रंग के अलावे रस को देख के, समझ में आया ना, रस। और रस के अलावे और क्या चीज बताएं, एक चीज और होता है, बताएं, सुगंध, ठीक है ना। एक रस हो गया, एक सुगंध हो गया, एग्जाम खुद ही दे देगा, समझ में आया ना। ऐसा मतलब जो है पढ़ाई करें कि हमको जो है बुलाना पड़े चीफ गेस्ट के रूप में, तो पढ़ाई जो है अपनी उस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं या चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं। चीफ किसको कहते हैं, हाँ चीफ मने सस्ता एकदम, हाँ छोटा, ठीक है। तो ये दोनों हम लोगों पे डिपेंड करता है, हम लोग चीफ गेस्ट बनते हैं कि चीफ गेस्ट बनते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसी पढ़ाई होगी वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो देखें ये सभी जो है क्या देख के आकर्षित होते हैं, बताएं, तीन चीज।